15 के अंदर जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स के अंदर, टोटल 17 क्वेश्चन आए थे। और ये 17 क्वेश्चन में से ये जो बाकी सब साल में थे उस हिसाब से नहीं आए थे, यहाँ थोड़ा सा आसान क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो एक ईजियर साइड में था पेपर, इससे मैं बोल सकता हूँ। और कुछ ही क्वेश्चन थे, 17 में से 5-6 क्वेश्चन ही होंगे जो कि थोड़े से लॉजिकल थे, बाकी सब तो करंट अफेयर बेस्ड जो आप मैगजीन में पढ़ते हैं हर साल, थोड़े थोड़े क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन थे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी? तो इनमें से कौन सा है? तो ये देखो, ये न्यूज़ में था जो अपने पास मणिपुर के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसको बोलता हूँ काइबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, जहाँ पे अपने पास एक लेक है जिसको बोलता हूँ लोकटक लेक, जहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अपने फ्लोटिंग वेजिटेशन देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फुमदीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यार ये सबको पता होगा क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में आया, और ऐसे ही अपने को प्रिपेयर करना होता है कि जो चीज़, अब देखो अभी क्वेश्चन अब ऐसा आया तो हमको ध्यान में रखना है कि अगली बार कोई सा भी ऐसे नेशनल पार्क न्यूज़ में था तो उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी किसके बारे में उसके जाना जाता है उस नेशनल पार्क को, इसको हमको ध्यान में रखना है। ओके, और ये लोकटक लेक जो है ना, इट इज़ इन दी इट इज बोलते हैं रामसर कन्वेंशन के अंदर भी है, तो द आंसर इज व्हाट, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन बी the impact of excessive or inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture? ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने, एक्सेसिव यूज से क्या क्या अपने पास क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, ये हमको बताना है। प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन ऑकर? भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो, नाइट्रोजन पहले ही ज़्यादा, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्यों वहाँ पे आएंगे? वो तो वहाँ ग्रो करेंगे ना जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कम, मतलब नाइट्रोजन जहाँ पे कम है। सो ये पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर पहला गलत हो गया तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। आंसर दोनों में देखो, बी और सी दोनों में 2 है, तो आंसर 2 तो सही होगा। ओके, हमसे करेक्ट पूछा है क्या, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू दी ग्राउंड वाटर कैन ऑकर? बिल्कुल सही है, नाइट्रेट बहुत ज़्यादा हो गया, सपोज ये अर्थ का सरफेस है तो यहाँ पे नाइट्रेट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, लीचे हो जाएगा। लीचिंग मतलब क्या, परकुलेट डाउन इनसाइड दी अर्थ। तो थर्ड इज करेक्ट, तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। Question number 3, with reference to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN and the Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which of the following statement is are correct? First, IUCN is an organ of United Nations and CITES is an international agreement between government. ये गलत है बिकॉज यहाँ पे साइट इज़ नॉट एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। ये जो है ये IUCN का ही एक अपने पास IUCN ने ही इसको बनाया है, और एक IUCN जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आती। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट अगर इनकरेक्ट हो गया तो अगर हमने एलिमिनेशन, हमेशा याद रखना ये तरीका होता है दोस्त क्वेश्चन सॉल्व करने के। देखो अब आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, A C D पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज बी, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट इनकरेक्ट है, बस आपको एलिमिनेट कर दिया, आंसर क्या मिल गया, बी। तो ऐसे क्वेश्चन ही यूपीएससी कोशिश करती है कि भाई जिसमें कुछ लोग ही सही कर पाएँ, कुछ लोग सही ना कर पाएँ, और जो कुछ लोग सही कर पाते हैं वो क्यों कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव सम बोल सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज, जिससे वो क्या कर पाते हैं, एलिमिनेट कर पाते हैं। ओके, सो सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा, बिकॉज IUCN रन थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज इन्वायरमेंट एक्टिविटीज और नेचुरल इन्वायरमेंट। सेकंड, साइट इज लीगली बाइंडिंग on the state that have joined it, but this conventional does not take the place of national law. बिल्कुल सही है ये वाला, दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, बी करेक्ट है, 2 and 3 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू डुगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया, हमको बात करनी है किसकी, डुगोंग की, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो उसके बारे में हमको बताना है करेक्ट। इट इज़ अ हर्बीवोरस मैराइन एनिमल, बिल्कुल सही है। डुगोंग को हम क्या बोलते हैं, सी काव बोलते हैं, डुगोंग को हम क्या बोलते हैं, सी काव। ये समुद्री गाय है। समुद्री गाय क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाता है, ये सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाता है, ये मैमल्स को नहीं, तो मतलब ये नॉन वेज नहीं है, ये वेजिटेरियन है प्योर। ओके, सी काव बोलते हैं इसको। सो इट इज़ अ प्योरली हर्बीवोरस एनिमल एंड इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। नो, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह ही पाया जाता है इंडिया, जैसे कि अपने पास गल्फ ऑफ मलाबार, सॉरी गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, जो कि पाक सिटी वाला रीजन है, जो कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में है। ओके, और उसके बाद हम बोल सकते हैं गल्फ ऑफ खंबात में पाया जाता है, और अंडमान एंड निकोबार के अंदर पाया जाता है। सो
सेकंड इज इनकरेक्ट। इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बिकॉज ये क्या है, ये थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर आता है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन दिया गया। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है अपने पास, गेंजेटिक डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो मैं बोला ना फैक्चुअल क्वेश्चन इस पेपर में ज़्यादा थे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो आपको पता होना चाहिए यार। अब देखो, अब यूपीएससी जो पूछी है गैंजेटिक डॉल्फिन के, अब हमको प्रिपेयर कैसे करना है। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में, तो अब हमको याद रखना नेक्स्ट ईयर में आपको नहीं पूछा कि भाई नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंजेटिक डॉल्फिन है कि नहीं। वो ऐसा कोई भी न्यूज़ जो कि गैंजेटिक डॉल्फिन के थ्रू, अगर गैंजेटिक डॉल्फिन के लिए रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के चांसेस 99% हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं उसके चांसेस। तो इसलिए हमको प्रिपेयर करना पड़ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ऐसा वो एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट जो क्वेश्चन पूछेगा वो उसी से रिलेटेड पूछेगा जो पहले उसने पूछा है। Okay, question number 6. Which one of the following region of India has a combination of mangrove forest and evergreen forest and deciduous forest? ऐसा कौन सा जगह है भारत के अंदर जहाँ पे मैंग्रोव मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा और डिसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। तो एक अंडमान एंड निकोबार एक ऐसे आइलैंड है, सपोज ये अपने पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, तो निकोबार के अंदर अपने क्या देखने को मिलता है, ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, वहाँ पे डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ओके, और हमने बोला मैंग्रोव्स तो यहाँ पे पूरा कोस्ट में देखने को मिलेंगे, और एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार हमको देखने को मिलते हैं। सो अंडमान एंड निकोबार आर द आइलैंड्स व्हिच हैव ऑल दिस 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ये बच्चे को पता है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हटाने के लिए क्या 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 कन्वेंशन लिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये आपको पता है कब लिया गया था, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द रियो +20 कॉन्फ्रेंस ऑफ एंड मेंशन इन न्यूज़। तो ये भी न्यूज़ में था, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। 2012 में करंट अफेयर में था, बट 2015 में पूछा, तो आपको समझ सकते हो कि भाई यूपीएससी का कोई एक दायरा नहीं है कि हाँ वो 2 साल का ही पूछेगा, 3 साल का ही पूछेगा, 5 साल का ही पूछेगा, वो कभी भी कहीं पूछ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पे अपने पास रियो +20 कॉन्फ्रेंस, तो रियो जो सबमिट हुआ था, जिसको हम अर्थ समिट बोलते हैं, वो 1992 में हुआ था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। तो अगर आपको पता भी ना हो कि रियो +20 समिट किस लिए हुआ, तो आप अगर ऑप्शन से देखो तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कौन सी का ऑप्शन बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 8 टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसका जो एम था वो भी क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप तुक्का भी लगाओगे तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गैस, इंटेलिजेंस गैस हम लोग बोलते हैं समझदारी का तुक्का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। इट इज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आंसर क्या हो जाएगा, ए, और आंसर ए ही है। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज आर करेक्ट। तो हमको बताना है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में क्या सत्य स्टेटमेंट है। फर्स्ट, इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही यार, ग्रीन क्लाइमेट फंड मतलब ऐसा फंड जिसमें हम लोग असिस्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को कि जिससे वो क्या कर पाए, जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट कर पाए। तो फर्स्ट इज करेक्ट, इट इज फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ। Second statement says it is founded under the aegis of United Nations Environment Program, OECD, Asian Development Bank and World Bank। बिल्कुल नहीं, एक इंडिपेंडेंट फंड है जिसको हमने बोला कभी कभी कोऑर्डिनेट कौन करता है, वर्ल्ड बैंक कोऑर्डिनेट करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 ओनली। और ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ भाई, लेकिन ये क्वेश्चन आसान नहीं है, जब एग्जाम में सॉल्व करने थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि मैंने आंसर मेरे को पता है कि मैंने देख लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, तो मेरे को पता है कि हाँ मैंने भी पहली बार गलती की थी। लेकिन हमको समझ आना चाहिए कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो क्या है। वो फंड बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछती है, वो इंटरनेशनल जो अपने पास प्रोटोकॉल साइन हुए हैं उसके बेसिस क्वेश्चन पूछती है ना। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, नगोया प्रोटोकॉल हो गया, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, सब इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होते हैं। ओके, तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी का जो दायरा है वो कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ में रही, है ना, कोई भी अपने पास कोई भी पॉल्यूशन का एक मेथड हो गया, जैसे बेंजीन पॉल्यूशन का पिछले साल पूछा था, मतलब 2020 में पूछा था। ओके, तो इस तरह से हमको समझ आना चाहिए जो दायरा है यूपीएससी का, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछती है वो हमको समझना मेन है। ओके, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बट जो क्वेश्चन के पीछे में जो दायरा है, जो एरिया है, वो रिपीट होगा। सो आंसर इज 9th नंबर हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट टू आर्किड। हाँ देखो, एक नेशनल पार्क का क्वेश्चन फिर से आ गया। तो नेशनल पार्क ऐसा कौन सा है जिसके अंदर क्या क्या अपने को मिलता है, क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल भी मिलता है, ट्रॉपिकल भी मिलता है, टेम्परेट भी मिलता है, आर्टिक भी मिलता है। तो जो अपने पास नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसा नेशनल पार्क है यहाँ पे ये, जहाँ पे अपने को देखना जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जो अपने पास जो क्लाइमेट मिलता है, जो वेजिटेशन मिलते हैं,
दिस ट्रॉपिकल वेजिटेशन वो भी मिलता है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी मिलता है, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको टेम्परेट मतलब अल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो टेम्परेट में मिलता है, वहाँ पे अल्टीट्यूड वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलता है। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आर्टिक वेजिटेशन देखने को मिलता है। सो नामदफा नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क दैट इज सिचुएटेड इन व्हाट, इट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश विच हैव ऑल दिस 4 type of climatic conditions or vegetations. Question number 11, the Genetic Engineering Appraisal Committee is constituted under, जो GEAC था ये NCERT ने भी लिखा हुआ है, तो जो चीज़ लिखी हुई है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहाँ है, क्या NCERT में, तो उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। नाइट्रोजन हमने बोला ना, एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन लीचिंग की बात हुई तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो हमको ये समझना चाहिए जहाँ पे NCERT का जो दायरा है वहीं से क्वेश्चन पूछती है, बट वो अगर वो चीज़ जो NCERT में मेंशन है वो अगर न्यूज़पेपर में आ गया, वो अगर करंट अफेयर में आ गया तो क्वेश्चन पक्का आना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1996 में था, जो कि NCERT के अंदर मेंशन है, उसके अंदर क्या बनाया गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। तो आज ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट चेंज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, Question number 12 says, in a particular region in India, the local people train the root of living tree into robust bridge across these streams. As the time passes, this bridge became stronger. This unique living root bridge are found in, कहाँ पाए जाता है भाई, मिजोरम के अंदर क्या मिलते हैं अपने को, सॉरी मेघालय के अंदर अपने क्या मिलते हैं अपने को, ऐसे लिविंग रूट ब्रिजेस मिलते हैं। सपोज यहाँ पे पेड़ हो गया तो उसके डाल होते हैं, उसको लोग क्या करते हैं ऐसे मॉडिफाई करते हैं, ऐसे इसको ट्रेन करते हैं कि एक समुद्र से नदी जा रही नीचे से, तो इसके ऊपर से ऐसे करते हैं कि ये ब्रिज बन जाए। सो यहाँ से लोग यहाँ पे चल के जा सकते हैं। सो इस तरह के अपने को लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिलते हैं मेघालय के अंदर। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, सालों साल के और स्ट्रांग होते जाते हैं, तो ये अपने को मेघालय के अंदर देखने को मिलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड मिजोरम। इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑकर, तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलता है। उनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्ट रीजन है अपने को बता दो भाई। तो क्या अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल है। क्या मिजोरम है, बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश जो है थोड़ा सा वैसा कंडीशन नहीं मिले जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, है ना, वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलता है। इट इज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, क्या करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विथ रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, with reference to forest carbon partnership facility, which of the following statement is correct, तो forest carbon partnership facility के बारे में हमको बताना है करेक्ट। इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज, इंडिविजुअल साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, गलत है। ये जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है ये इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड, बट यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड नहीं करता, इंडिविजुअल साइंटिस्ट को प्रोवाइड नहीं करता। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट असिस्ट द कंट्रीज इन द REDD+ एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, बिल्कुल सही है। REDD+ जो था ये अपने पास पिछले साल भी था 2016 में, तो इसलिए अपने पास ये हमेशा आ रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट का जाएगा 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं बोल सकता हूँ यार क्वेश्चन टफ है, मैं मानता हूँ क्वेश्चन टफ है, तो ये हर क्वेश्चन आपको सही करने नहीं चाहिए, आपको हर क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। कट ऑफ 200/200 नहीं जाता यार, कट ऑफ जाता है 110, 100, 95, 98, तो उसको समझ आना चाहिए हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हर टॉपिक के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आसान होते हैं, जिनको एक बेसिक जो कैंडिडेट जो सिंसियर है, जिसने स्टडी किया है, वो उसको सॉल्व कर सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है, टेस्ट सीरीज के अच्छे से क्वेश्चन बनाया है, जहाँ से वास्ट क्वेश्चन बनाया है, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है, तो ये सॉल्व कर सकता है। Question 15, with reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statement are correct? Okay, it is a global partnership of conservation organization. The concept of biodiversity hotspot originated from this organization. Third, it identifies the site known referred to as important bird and biodiversity area. हमसे करेक्ट पूछा है, तो बर्ड इंटरनेशनल क्या एक पार्टनरशिप है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सी, यहाँ पे कंजर्व करने की बात होती है बर्ड्स को। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, गलत है यार। जो अपने पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था,
तो यहाँ पे आंसर नॉर्मन मेयर ने दिया था। फर्स्ट सेकंड इज इनकरेक्ट एंड इट आइडेंटिफाइज साइट नोन एज इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉट्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके तो मिस हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक इज अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। तो टीक जो है, जो टीक का पेड़ है, जो साल का पेड़ है, जो शीशम है, जो सैंडलवुड है, ठीक है ना, तो ये सब जो है ना वो डोमिनेंट ट्रीज होते हैं इन द ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, है ना, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट, जो कि अपने को ऐसे रीजन में देखने को मिलता है जहाँ पे बारिश की वजह से पूरा लाइफ डिपेंडेंट, जैसे कि सम स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो ये सब स्टेट हम लोग बोलते हैं जहाँ पे अपने क्या मिलता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, जहाँ पे अपने बारिश जो होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर पर मतलब एनुअल रेनफॉल होता है, ठीक है। सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या इंटरेक्शन, ठीक है, इज व्हाट वी कॉल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, नहीं भाई यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिज्म में लिविंग आ गया तो ये फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यार सिर्फ यहाँ पे अर्थ मतलब नॉन लिविंग आ गया तो फर्स्ट सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन्वायरमेंट मतलब नॉन लिविंग, विच इंटरेक्ट एंड दे लिव विच दे लिव, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही है। द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ ज्योग्राफिकल, ये लिविंग आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ओके ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। सो ये हो गया सब कुछ।